हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी जैन और आज मैं वेलकम करता हूं अपने अकाउंट सीरीज़ में जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्स एंड रीज़न। सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें प्राइस लेवल चेंजेस वो करने को इग्नोर कर देता है तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। विंडो ड्रेसिंग इसके अंदर हम मिलावट कर सकते हैं, होता कुछ हो रहा है और हम दिखाते कुछ हो रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक। और क्वालिटेटिव को भी ये इग्नोर कर देता है। तो ये सब की सब लिमिटेशंस हैं। तो बच जाता है तो क्या, इंटर फर्म कंपैरिजन, ये एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये इसका एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए हमने इसे क्या किया, हाईलाइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर शोज एज अंडर। देखो करंट मैच्योरिटीज की बातें कर रहा है। करंट मैच्योरिटीज का मतलब क्या, कि वो आपकी मैच्योर होने वाली है इस साल। इसका मतलब समझो भाई, अगर मैंने 5 साल का लोन ले रखा है, 5 ईयर का लोन ले रखा है, तो मुझे 5 साल बाद वापस करना है। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा क्योंकि वो 12 महीने को एक्सीड कर रहा है। लेकिन 5वें साल, जिस साल वो वापस करना है, वो मेरी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा और हम इसे लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज। इसीलिए वर्ड यूज किया उसने, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ले तो लॉन्ग टर्म रखा था लेकिन इस साल वो वापस करना है, इसलिए वो आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। उसके बाद लिखता है इंडिकेट द आइटम विच अपीयर इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है जो हम एक साल के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो जैसे हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गए, ये हर साल मुझे बनाने पड़ते हैं, हर साल पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, ये सारे लंबे समय के लिए है। और वैसे भी प्रीमियम रिजर्व तो आपका प्रोविजन है ही नहीं। उसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर मैं बात करूं भाई करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके अंदर हमारा आंसर जो है वो आएगा भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं, ट्रेड पेबल्स उसके अंदर आ जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न उसमें आ जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी करंट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो सकता है, अदर करंट लायबिलिटीज़ मेरे अंदर आ जाएंगी। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आ सकता है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। सिक्स्थ वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। सब हेडिंग इन्वेंट्री के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड नहीं करते, तो दैट इज़ चेक इन हैंड। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए हम इसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। वो कौन सी चीज़ है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, दैट इज़ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये लिखी हुई अलग से होती है, ये करंट एसेट में लिखी होती है, लेकिन हम इसे बाद में कैश फ्लो के टाइम पर हम इसे इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज हम इसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं करते। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज, देखो कॉमन साइज का ऑब्जेक्टिव पूछा है। कॉमन साइज आप लोग का प्रेजेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेरियस कॉमन साइज आपकी वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब एक ही साल के डाटा को लेगा और उसे कंपेयर करेगा और वो कॉमन बेस के ऊपर कंपैरिजन करेगा। एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम, टोटल एसेट कितनी है, उसमें करंट एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। मैच द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग मेरे से वो पूछने की कोशिश कर रहा है भाई शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, डिबेंचर है और डिबेंचर रिडीमेबल करंट ईयर है। देखो फिर से वही बातें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। अगर हमने बात करें डिबेंचर्स की, अगर हम बात करें
शॉर्ट टर्म लोन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग से मैच करेगा, यानी कि हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया तो वो कौन से हेड में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। उसके बाद बात कर रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस की। भाई लोन और एडवांसेस, एडवांस आपने किसी को दे रखा है तो ये आपकी करंट इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट बनेगी, तो अगर मैं इसी दो ऑप्शंस के साथ अगर मैं अपने आंसर्स को चेक करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद फिक्स्ड एसेट ऑफ अ कंपनी इज इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख। ये बेसिक सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। फिक्स्ड एसेट लिखा हो या ना लिखा हो, कोई भी चीज़ 3 लाख से 4 लाख हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 33 1/3%। उसके बाद बैलेंस शीट का जो कंपनी रिक्वायर्ड कर रही है वो किस फॉर्मेट में है, तो वो आपका शेड्यूल 3 तो था ही, और पार्ट 1 भी मुझे याद रखने की ज़रूरत है। एज पर कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन, आजकल पहले आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता था, आजकल आपका कौन सा फॉर्म होने लग गया, वर्टिकल फॉर्म। अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ द एसेट बैलेंस शीट शुड बी शो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन सी चीज़ बैलेंस शीट आपको शो करती है, दैट इज नॉन करंट एसेट। कॉल सिनेरियर कहाँ पर होता है, कहाँ पर शो होगा कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर आपके शेयर कैपिटल का हिस्सा है, शेयर होल्डर फंड्स का हिस्सा है, तो ये शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करके माइनस करके शो किया जाता है, तो इसलिए ये शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, भाई गुडविल मेरी एसेट है, ये बात तो क्लियर होगी, और एसेट भी लॉन्ग टर्म एसेट है, तो ये मेरी नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर होगा, देखो रिजर्व है, मैं गलती से शेयर कैपिटल लिख ही आता हूँ, लेकिन ये रिजर्व है, रिजर्व और सरप्लस का हिस्सा है, तो इसे हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, देखो प्रोविज़न की बातें कर रहा है और टैक्स मुझे हर साल भरना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी अंडर नॉन करंट एसेट वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब वो पूछ रहा है भाई कौन सी चीज़ मेरी नॉन करंट एसेट में होगी, नॉन करंट एसेट में मेरे पास पेटेंट्स होंगे, ये मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है, बाकी सारी की सारी आपकी जो दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट करंट एसेट्स है। उसके बाद आदर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आ गया, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स इज शोन अंडर करंट लायबिलिटीज। अब इस चीज़ को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है बट नॉट ड्यू, यानी कि अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो देना है, एक्रूड हो गया, लेकिन अभी उसी देने की तारीख नहीं है, एटलीस्ट मेरी लायबिलिटी है, मुझे ये पैसे देने हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू लग रही है। ऑल द लायबिलिटीज विच इज पेमेंट टू बी एक्सपेक्टेड इन द 12 मंथ्स आर टू बी ट्रीटेड एज करंट, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई जो भी लायबिलिटी होती है, जो भी देनदारी होती है 12 महीने से पहले की, वो उसे हम करंट ट्रीट करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक, ऊपर भी करंट लायबिलिटीज़ की बातें हो रही थी और यहाँ पर भी वो करंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो दोनों चीज़ें ट्रू हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, उसने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख, कॉस्ट दे रखी है 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सिंपल सा लॉजिक है, मेरे से वो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट क्या बचा। तो सबसे पहले मैं ग्रोस प्रॉफिट निकालूँ, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल है आपकी 4 लाख रुपए की और कॉस्ट प्राइस वो कह रहा है भैया 60% है, तो यानी मैंने 4 लाख का 60% निकाला तो 2,40,000 आ गया। उसके बाद आपका ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज़ 1,60,000। अब वो मेरे से कह रहा है कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो मैंने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट बचा दैट इज़ 1,30,000 बच गया। अब आप 1,30,000 के ऊपर इनकम टैक्स पे करने वाले हो 40% का, तो दैट इज़ 52,000 आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78,000। तो इसका आंसर है आपका 78,000। इसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ फाइनेंस कंपनी। ध्यान देने वाली बात, फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है, यानी बैंकिंग कंपनी के लिए वो पूछ रहा है। भाई बैंक का काम पैसे देना, पैसे लेना, डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना, यही सारे काम उसके फाइनेंसिंग के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो इसलिए ये ध्यान से समझना जरूरी है कि यहाँ पर वो कौन सी कंपनी के बारे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पूछता तो सेल्स मेरी
जो सामान बेच रहा हूँ वही मेरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है और बाकी सारी इनकम अदर इनकम होती है। लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए तो डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना, ये सब चीज़ें भी आपकी किस में काम आ जाती है, इस रिवेन्यूज़ में। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। देखो फर्स्ट वाला डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट अर्नड, अगर हम ब्याज कमा रहे हैं तो, अगर मैं कोई एसेट लेन देन कर रहा हूँ, प्रॉफिट सेल कर रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें भी मेरा काम है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा ए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अल्टीमेट वो पूछ रहा है कैपिटल नेचर, इन सब चीज़ों में आपको कैपिटल प्रॉफिट कहाँ कहाँ होने वाला है। तो इसका आंसर है बी, यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब मैं रिडेम्पशन डिबेंचर्स वापस कर रहा हूँ, पैसा मैंने सपोज कम पैसा वापस किया, तो उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये मुझे पता है, प्रॉफिट ऑन परचेजिंग बिजनेस, ये मुझे पता है, और प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ अ फॉरफिटेड शेयर, ये भी मुझे पता है। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके कैपिटल प्रॉफिट को बढ़ावा देंगी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया लिनोवो लिमिटेड के पास 1 करोड़ डिवाइड इंटू 10 लाख 10 रुपीज़ ईच, ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। उसके बाद लिख रहा है कि पेड अप कैपिटल, हमने पहले ही एग्जिस्टिंग 25 लाख रुपए मार्केट से उठा रखे हैं। ओके, पहली वाली स्टोरी को हमने पढ़ लिया। फर्दर इट वॉज इशूड 2.5 लाख शेयर इशू कर रहा है 20% प्रीमियम, यानी 10 रुपये का फेस वैल्यू थी प्लस 2 रुपये प्रीमियम था। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 6 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस अमाउंट जो है वो आप मंगा रहे हो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब बैलेंस मतलब क्या, देखो पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं है, तो हम क्या माने डिफ़ॉल्ट कि वो हमने वो जो प्रीमियम है वो कहाँ मंगा लिया, वो हमने अलॉटमेंट पर मंगा लिया। ठीक, क्योंकि जब भी पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम कहीं पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता तो हम उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, 6 रुपये में से 4 रुपये आपके अलॉटमेंट पर हमने कैपिटल के मंगा लिए, तो आपके पास 3 रुपये बैलेंस बचा फर्स्ट और फाइनल कॉल का। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी शोन इनटू द बैलेंस शीट अंडर सब हेड शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल में कितने पैसे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले भाई ये लिख रहा है कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द कंपनी डू नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट कॉल जो थी उसने वो नहीं मंगाई। तो यानी हमने सिर्फ अभी तक कैपिटल के कितने रुपए मंगाए हैं, अभी तक हमने कैपिटल के मंगाए हैं सिर्फ 7 रुपये। तो अब ध्यान से देखें, 25 लाख के शेयर तो हमने पहले ही इशू कर रखे थे, तो ये 25 लाख तो दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद इन 2.5 लाख शेयर्स के ऊपर हमने कितने रुपए और मंगा लिए, 7 रुपये। भाई प्रीमियम तो सिक्योरिटीज रिजर्व में दिखाई देगा, 2 रुपये का प्रीमियम जो है वो तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। उसने शेयर कैपिटल के हेड के बारे में पूछ रखा है, तो शेयर कैपिटल के तो सिर्फ हमने 7 रुपये ही मंगा रखे हैं, तो यही 7 रुपये मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 17.5 लाख आ जाएगा, और 17.5 लाख आ जाएगा तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा आपका 42,50,000। Which of the following amount will be shown as पेड अप कैपिटल। अब वो फिर से यहीं पर बातें कर रहा है कि वो कौन सी अमाउंट है जो आपकी पेड अप कैपिटल में शो होने वाली है। भाई ऊपर भी यही कैपिटल थी और अब भी यही कैपिटल है, तो यहाँ पर भी 42,50,000 आएगा। इतने ही पैसे लोगों ने पे कर रखे हैं, जितने मैंने मंगाए हैं उतने ही पे कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी कि शेयर होल्डर ने इतने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर की कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, भाई 2.5 लाख शेयर थे, 2 रुपये का प्रीमियम था, तो आपकी अमाउंट आ गई 5 लाख। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर एक बार मैंने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। देखो 25 लाख जो थे, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, ये 25 लाख पे पूरे 10 के 10 रुपये आ चुके, पूरे 10 के 10 रुपये आ चुके। तो ये आपका आधे अधूरे वाला कोई काम यहाँ पर नहीं है। लेकिन इनमें से हमने सिर्फ 7 रुपये मंगा रखे हैं, तो इसलिए मेरे से उसने क्वेश्चन क्या पूछा, सब्सक्राइब्ड तो है लेकिन फुली पेड अप नहीं है। 25 लाख वाले तो पूरे पैसे दे चुके, लेकिन जो ये बाद वाले शेयर हमने इशू करे इस पर हमें पूरे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम यहाँ पर कितने रुपए लिख रहे हैं, 17.5 लाख रुपए लिख रहे हैं।
अब उसने पूछा भाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को कहाँ शो करने वाले हो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व आएगा रिजर्व और सरप्लस में, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर से एक अजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया भाई। अजर्शन रीजन में क्वेश्चन लिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कंपैरेटिव स्टडी। तो लिखता है कि वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करे, ये सारी चीज़ें। तो भाई ठीक है, उद्देश्य उसका बिल्कुल ओके है, तो ये हमने बात मान ली ट्रू। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हाँ भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात, ऊपर में ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की बात कर रहा है और नीचे कैसे बनाए उसकी बात कर रहा है। तो देखो दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे बी। इसके बाद आ जाता है इन वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल ईयर और ए पर्टिकुलर डेट आर टू बी रिव्यूड और एनालाइज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तारीख पर हम अपनी ही बैलेंस शीट को चेक करते हैं अलग अलग रेशोज़ की मदद से। सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ डाटा ऑफ सिंगल ईयर, इसलिए हम इसे स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। भाई एक ही साल के डाटा पर बेस्ड है, तो दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, और अगर ट्रू हैं तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि एक दूसरे को एक्सप्लेन करनी है। ऊपर भी कॉमन साइज वाली वर्टिकल एनालिसिस की बात हो रही है, नीचे भी स्टैटिक एनालिसिस की बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि रिजल्ट आपका वेरिएशन प्राइस लेवल में भी है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में भी है और हिस्टोरिकल एनालिसिस में भी है। उसके बाद आ जाता है डिटरमाइन द स्टॉक टर्न ओवर रेशो। इफ़ ओपनिंग स्टॉक है आपका ये, क्लोजिंग स्टॉक है आपका ये, सेल्स दे रखी है ये और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल्स, तो सिंपल सा लॉजिक उसमें अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और सब कुछ जब क्वेश्चन में गिवन है तो मैं आसानी से उस चीज़ को सोल्व कर सकता हूँ और इसका आंसर आएगा 8 टाइम्स। लिक्विड रेशो को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो लिक्विड रेशो के दो नाम तो हमें पता है ही है भाई, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, तो इसका आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है टोटल एसेट की जो आपकी है 7,70,000, उसके बाद टोटल लायबिलिटीज़ आपके पास ये, करंट लायबिलिटीज़ ये है, तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो मेरे से पूछा गया है। और अगर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो पूछा गया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट की वैल्यू तो ये रही, टोटल लायबिलिटीज़ में से करंट लायबिलिटी को माइनस करूंगा तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा तो मैं आसानी से अपनी रेशो को कैलकुलेट कर पाऊंगा, और रेशो को कैलकुलेट कर पाऊंगा, इसका आंसर आएगा 3.5:1। उसके बाद टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमेशा एक ही है, वो क्या, उसे हम पढ़ लेते हैं भाई, कितना पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा, और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो दो ही चीज़ें बच जाएंगी, कौन कौन सी, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट, और यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। उसके बाद इफ़ सेल्स इज यहाँ पर आपका आएगा 4,20,000 और यहाँ पर आपका आएगा 20,000, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 3,20,000, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपकी कितनी होगी, ग्रोस प्रॉफिट रेशो होगी आपकी 20%। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख, रिजर्व और सरप्लस है 7.5 लाख, उसके बाद टोटल एसेट है 45 लाख, तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या होगी भाई, प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर आपको इक्विटी की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, टोटल एसेट्स की वैल्यू चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है, और इक्विटी की वैल्यू ये रही यहाँ से, तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। उसके बाद आपके पास आ जा रहा है कि द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ प्राइमरी मेजर रिस्क। अगर आप कहो तो भाई मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व भी करके दिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादा बड़े या मुश्किल क्वेश्चन ये वाले नहीं हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं जैसे प्रोप्राइटरी रेशो की बात करूं तो क्या होगा, क्वेश्चन में था टोटल एसेट, फॉर्मूला है आपका इक्विटी बाय
टोटल एसेट्स। तो अगर मैं इसे लिखूं तो इक्विटी का टोटल इन दोनों यानी 22,50,50,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100, तो ये आपका 50% आ जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला पुट करते ही आपके आंसर यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद द फॉलोइंग आर द ग्रुप्स ऑफ रेशो प्राइमरी मेजर्स रिस्क, वो कौन सी चीज़ है जो आपके रिस्क को मेज़र करती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी, डेब्ट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टू नो द ROI कैपिटल एम्प्लॉयड वी मीन्स, अगर फिर से मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं, तो इसका आंसर फिर से आएगा आपका यही फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं बात कर रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग इनकम, वो कौन सी इनकम है जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, तो सेल ऑफ मर्केंडाइज, जो सामान मैं बेचता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद करंट रेशो है 3.1, उसके बाद वर्किंग कैपिटल है 90,000, करंट एसेट आपके पास ये आ जाएगी, तो करंट लायबिलिटीज़ क्या होंगी, तो जब मैं इसे आसानी से सोल्व करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1,26,000 और करंट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी 36,000। इस क्वेश्चन को मैं एक बार सोल्व कर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़न में ना रहे। कैसे निकलेगा, आपके पास क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है, करंट रेशो कैसे, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये है 3.5 और ये है 1। वर्किंग कैपिटल आपके पास क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 3.5 माइनस 1, तो वर्किंग कैपिटल है आपके पास 2.5। तो यही वो बचपन वाला तरीका, इफ़ वर्किंग कैपिटल इज़ 2.5, अगर मेरी वर्किंग कैपिटल 2.5 है तो करंट एसेट है मेरी 3.5, अगर मेरी वर्किंग कैपिटल 1 है तो मेरी करंट एसेट कितनी है 3.5 बाय 2.5, और अगर मेरे पास मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो 90,000 है तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 90,000, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर से द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पर जब मैं कोई पैसा मंगाता हूँ जो कैपिटल का अनकॉल्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग की बातें कर रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। हम इसे आराम से चेकआउट कर सकते हैं। कैसे, कैपिटल रिजर्व जो है वो रिजर्व और सरप्लस में शो होगा। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, भाई किस चीज़ का पार्ट है, तो ये आपकी अदर करंट लायबिलिटीज़ का, सॉरी कॉल्स इन एडवांस जो है आपका वो अदर करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट हो गया। उसके बाद लाइसेंस और फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा, और इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाएगा, इसलिए। इसके बाद आपके पास आखिरी आंसर, आखिरी क्वेश्चन आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से है मॉर्गेज लोन की बातें वो पूछ रहा है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अगर मुझे साफ साफ पता है तो अब देखो थर्ड का सेकंड कौन से में दिखाई दे रहा है, थर्ड का सेकंड दिखाई दे रहा है ये रहा। तो मुझे चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, चारों में से जो एक आधा ऑप्शन मुझे आसान लगे उसी से मैं आंसर को ड्राइव करने की कोशिश करूँ, यही है मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो ये है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।